नमस्कार, जीएसटीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अंदर की बात। और सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी की तरफ से 2023 में 8000 पुलिस कर्मियों की भर्ती के ऐलान के बाद सरकार ने हाईकोर्ट में स्वीकार किया है कि पुलिस महकमे में 12000 पद खाली हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के बाद जानकारी मांगी थी। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात। गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट में स्वीकार किया है कि पुलिस महकमे में 22,000 पद खाली पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने पुलिस से जुड़े मामलों को लेकर स्वसंज्ञान सरकार से जवाब मांगा था। इसमें सामने आया है कि गुजरात में पिछले सालों में गुजरात पुलिस की संख्या बल में इजाफा हुआ है, लेकिन इसके बाद भी अभी 22,000 पद खाली है। गुजरात में पुलिस की कमी को लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े होते रहे हैं। पूर्व में पेपर लीक चलते भी पुलिस भर्ती परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी थी। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अगुवाई वाली सरकार ने हाल ही में पेपर लीक रोकने के लिए बड़ा कानून लागू किया है। पुलिस विभाग में भर्ती रिक्तियों और अन्य पुलिस संबंधी मामलों को संबंध में एक स्वतः संज्ञात याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद गुजरात सरकार द्वारा एक विस्तृत हलफनामा दायर किया गया है। इसमें बेहद अहम जानकारी सामने आई है, जो निम्नलिखित है। राज्य सरकार ने यह भी बताया कि गुजरात में कुल 96,194 पदों में से 73,000 पदों पर भर्ती पूरी हो चुकी है और कुल 22,000 पद फिलहाल खाली है। इसके अलावा राज्य सरकार ने हलफनामे में माना है कि स्टेट रिजर्व फोर्स में कुल पदों में से करीब 4,000 पद भी खाली है। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने पिछले महीने की 21 तारीख को कहा था कि राज्य में इस 8,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती की जाएगी। अब ये भर्ती कब होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। तो गुजरात की 300 साल से अधिक पुरानी मातानी पछेड़ी नाम से जानी जाने वाली टेक्सटाइल हस्तकला को जीआई टैग मिला है। जी हां, अहमदाबाद के चुनिंदा कलाकारों के बल पर जिंदा यह हस्तकला पिछले साल काफी सुर्खियों में आई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मातानी पछेड़ी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को भेंट की थी। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात। गुजरात के विशिष्ट हस्तकला माता की पछेड़ी को जीआई दिया गया है। गुजराती भाषा में शब्द माता की पछेड़ी का शाब्दिक अर्थ है देवी के पीछे। पछेड़ी एक धार्मिक टेक्सटाइल लोक कला है, जिसमें केंद्र में देवी माँ से जुड़ी कहानियों और किंवदंतियों को उकेरा जाता है। परंपरागत रूप से इन पछेड़ियों को हाथ से पेंट किया जाता है या कपड़े पर ब्लॉक प्रिंट किया जाता है। इस कला की उत्पत्ति लगभग 300 वर्ष पूर्व मानी जाती है। गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुजकोस्ट की तरफ 2020 में माता की पछेड़ी को जीआई टैग के लिए आवेदन किया गया था। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की ओर से जीआई प्रमाण पत्र सौंपा गया। विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में गुजरात की माता की पछेड़ी को जीआई टैग मिला। नवरात्रि त्योहार के दौरान इसकी बहुत मांग होती है। पिछले साल नवंबर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से हुई थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के हस्तकलाकारों द्वारा बनाई गई माता की पछेड़ी उपहार के तौर पर भेंट की थी। गुजकोस्ट के अधिकारियों ने कहा कि यह गुजरात के उत्पादों के लिए 17वां जीआई टैग है। गुजकोस्ट के सदस्य सचिन डॉक्टर नरोत्तम साहू के अनुसार कहा कि जीआई टैग से वासना स्थित पछेड़ी कलाकारों की कला को संरक्षण मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। तब बात पहलवानों की। तो प्रदर्शनकारी पहलवानों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाबालिग खिलाड़ी पर खतरे की समीक्षा कर पुलिस कमिश्नर उसे सुरक्षा दे। कब सुलझेगा पहलवानों का विवाद, देखते हैं अंदर की बात में। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमने तय किया है कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ लगे आरोपों के मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके बाद पहलवानों की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने सुरक्षा की मांग की। जांच के लिए एसटीएफ के गठन का भी अनुरोध किया। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह विषय दिल्ली पुलिस कमिश्नर पर छोड़ देना चाहिए। सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए। पहलवानों का आरोप है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण ने यौन उत्पीड़न किया है। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट सहित देश में कई पहलवान रविवार से दिल्ली के जंतर मंतर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
चीफ जस्टिस ने कहा कि नाबालिग खिलाड़ी पर खतरे की समीक्षा कर पुलिस कमिश्नर उसे सुरक्षा दे। अगले शुक्रवार को मामला दोबारा सुनवाई के लिए लगाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे देश के पहलवानों का समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर पहलवानों को सपोर्ट किया है। दिल्ली जंतर मंतर से गरमाई राजनीति की आंच अब पश्चिम बंगाल तक पहुंच चुकी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना कर रहे पहलवानों के समर्थन में आई ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा कि हम सभी को धरना देने वाले पहलवानों के साथ खड़ा होना चाहिए। वे एक स्वर में बोल रहे हैं, हमारे खिलाड़ी हमारे देश का गौरव है, वे चैंपियन है। दोषितों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए, भले ही उनकी राजनीतिक संबंधता कुछ भी हो। न्याय प्रबल होना चाहिए, सत्य की जीत होनी चाहिए। वही नीरज चोपड़ा का कहना है कि पहलवानों को न्याय के लिए सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो कि आहत करने वाला है। जो हो रहा है वह कभी नहीं होना चाहिए। वही अभिनव बिंद्रा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं कि भारतीय कुश्ती प्रशासन में उत्पीड़न के आरोपों के खिलाफ हमारे खिलाड़ियों को सड़कों पर विरोध करना जरूरी लग रहा है। इस तरह दिल्ली जंतर मंतर पर हुए धरने से मात्र खेल जगत ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया की राजनीति में चर्चाएं जगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। 3 जून 2013 को जिया खान की मौत की खबर सुनकर सभी लोग सन्न रह गए थे। अभिनेत्री की मां ने उनके बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली पर हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया था। इस मामले में सूरज पंचोली की कोर्ट ने उसको बरी कर दिया है। जिया खान की आत्महत्या के मामले में बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली के खिलाफ आज मुंबई में CBI की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सूरज पंचोली को सुसाइड नोट में लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया है। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप से भी अभिनेता बरी हो गए हैं। जिया खान सुसाइड केस में CBI अदालत के जज AS सैयद ने कहा, सबूतों की कमी के कारण यह अदालत सूरज पंचोली को दोषी नहीं ठहरा सकती, इसलिए बरी किया जाता है। जिया खान ने अपने लेटर में लिखा, मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे यह कैसे कहूं, लेकिन मैं अब भी कह सकती हूं क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मैं पहले ही सब कुछ खो चुकी हूं। अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि मैं अंदर से टूट चुकी हूं। फिर भी तुमने मुझे रोज सताया। जिया की मां राबिया ने अदालत के फैसले पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने अभी हार नहीं मानी है। राबिया ने कहा कि फाइनल जस्टिस अभी नहीं हुआ है। मैं अभी भी यह पूछूंगी कि मेरी बेटी की मौत कैसे हुई। ये गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है। मैं हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दूंगी। ब्यूरो रिपोर्ट। सूरज पंचोली बॉलीवुड के जाने माने एक्टर आदित्य पंचोली और एक्ट्रेस जरीना वहाब के बेटे हैं। सूरज पंचोली आज बॉलीवुड के एक्टर हैं। एक्टर ने अपनी बॉलीवुड करियर की शुरुआत साल 2015 में आई फिल्म हीरो से की थी। वहीं सूरज इन दिनों जिया खान आत्महत्या मामलों में चल रहे थे और आज CBI कोर्ट ने उस मामले में आखिरी फैसला सुनाया था। तो आइए जानते हैं सूरज पंचोली के करियर और उनसे जुड़े विवादों के बारे में। कौन है सूरज पंचोली और कैसा रहा बॉलीवुड करियर? जिया खान के अलावा किन विवादों से जुड़ा है इनका नाम? देखते हैं अंदर की बात में। सूरज पंचोली ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2010 में रिलीज हुई संजय लीला की फिल्म गुजारिश से शुरुआत की थी। एक स्टार किड होने का फायदा सूरज को इंडस्ट्री में मिला था। इसके अलावा एक डांस फिल्म टाइम टू डांस और म्यूजिक एल्बम GFVF और डिम डिम लाइट में दिखाई दिए थे। एक्टर का करियर काफी छोटा रहा है। इसके बाद वह विवादों में फंस गए थे। आइए जानते हैं कौन से विवाद में फंसे थे सूरज पंचोली। दरअसल सूरज पंचोली अपने से 5 साल बड़ी एक्ट्रेस जिया खान को डेट कर रहे थे। जिया की मां ने सूरज को उनकी बेटी की मौत का जिम्मेदार ठहराया था। इसके अलावा सूरज पंचोली का विवाद कंगना रनौत से भी जुड़ा हुआ है। दरअसल कंगना ने कई बार बताया था कि करियर के शुरुआती दिनों में एक्टर आदित्य पंचोली ने उसके साथ मारपीट की थी। इसी मामले विवाद था। इसके अलावा सूरज के पिता आदित्य पंचोली और प्रोड्यूसर सैम फर्नांडीज के बीच विवाद हुआ था। सैम का कहना था कि फिल्म की फीस को लेकर कोविड के चलते फंड कम पड़ गए थे, जिसके चलते फिल्म पूरी नहीं हो पाने से सूरज ने शिकायत की थी। एक्टर का नाम सुशांत सिंह राजपूत की असिस्टेंट दिशा सालियान की आत्महत्या के मामले से भी जुड़ चुका है। एक वायरल तस्वीर को लेकर विवाद सामने आया था।
बताया जाता है कि इस दौरान सूरज और सुशांत की लड़ाई भी हुई थी, जिसके बाद सूरज ने अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर हत्या करवा दी थी। इस हत्या को आत्महत्या का रंग देने की कोशिश की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पीएम मोदी का प्रचार अभियान बेंगलुरु में शनिवार 29 अप्रैल को होगा। इस दौरान यहां भारी रोड शो की योजना है। अगले हफ्ते राज्य भर में पीएम मोदी के 22 रैलियां करने की उम्मीद है। क्या है प्रधानमंत्री मोदी का कर्नाटक का चुनावी कार्यक्रम, कितनी रैलियां करेंगे पीएम मोदी, किस एजेंडा पर प्रचार करेगी बीजेपी, देखते हैं इस रिपोर्ट को अंदर की बात में। पीएम नरेंद्र मोदी इस हफ्ते के अंत में कर्नाटक के चुनावी मैदान में बीजेपी का प्रचार करने के लिए मैदान में उतरेंगे। राज्य भर में पीएम मोदी के 22 रैलियां करने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक यहां 6 दिन में बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक की 22 रैलियां होनी है। अपने हर दौरे पर पीएम मोदी 3 से अधिक रैलियां करेंगे। सूत्रों के अनुसार 29 अप्रैल को पीएम मोदी हुमनाबाद, विजयपुरा, कोच्चि और उत्तरी बेंगलुरु में रैली करेंगे। इसके बाद 30 अप्रैल को वहां कोल्लार, चन्नपटना और बेलूर में होंगे। पीएम मोदी राज्य में अगले सप्ताह 2 दिन के दौरे पर होंगे। उनकी 2 मई की जनसभा चित्रदुर्ग, विजयनगरा, सिद्धांतपुर और कलबुर्गी में होगी। पीएम की 3 मई को मुदाबिद्री, करवार और किटूर में जनसभा होगी। इसके बाद 4-5 मई को दौरे पर वापस लौटेंगे। इसके बाद फिर 6 मई को वहां चित्तापुर, नंजागुड़, टुमकुरू, ग्रामीण दक्षिणी बेंगलुरु में होंगे। प्रचार अभियान खत्म होने से पहले 7 मई को पीएम मोदी 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। ये रैलियां बादामी, हावेरी, शिवमोगा, ग्रामीण और बेंगलुरु सेंट्रल में होंगी। बीजेपी इस दक्षिणी राज्य में वापस जीतने की कोशिश में लगे हुए है। इसके लिए वहां विधानसभा में लोगों के वोट पाने के लिए डबल इंजन वाली केंद्र और राज्य सरकार से विकास के फॉर्मूले को उछाल रहे हैं। बीजेपी के सबसे पुराने संगठनों में से एक कर्नाटक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो वही कांग्रेस के नेताओं ने अमित शाह के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ बयान देने, दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा देने के लिए और विपक्ष को बदनाम करने के लिए एक शिकायत दर्ज कराई है। क्या कहा था अमित शाह ने, किसने दर्ज कराई शिकायत, देखते हैं इस रिपोर्ट को अंदर की बात में। चुनाव से पहले कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान मचा हुआ है। 25 अप्रैल मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक में थे। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में कुछ ऐसा बोल दिया था जिसे लेकर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई और पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी। इसके अलावा पार्टी ने चुनाव आयोग में भी इस मामले की शिकायत की है। कर्नाटक की बेलगावी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए 25 अप्रैल मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो कर्नाटक का भविष्य रिवर्स गियर में चला जाएगा। अगर कांग्रेस गलती से भी आ गई तो अभी तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, परिवारवाद होगा। पूरा कर्नाटक दंगे से ग्रस्त हो जाएगा। ये पीढ़ी परिवर्तन का चुनाव है और हम मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से सरकार बनाएंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गृह मंत्री शाह के हालिया टिप्पणी पर कांग्रेस की शिकायत पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये सब कांग्रेस की राजनीतिक चालें है। दरअसल केंद्रीय मंत्री शाह 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर बैक टू बैक रैलियां कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। की बात में बढ़ते हैं आगे। बीजेपी विधायक बासन गौड़ा ने कोप्पल में एक जनसभा के दौरान सोनिया गांधी को विष कन्या बताया। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान देते हुए उन्हें जहरीले सांप की तरह बताया था। हालांकि खड़गे ने बाद में सफाई दी थी। कर्नाटक चुनाव में जहरीले सांप के बाद अब विष कन्या की एंट्री हुई है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को मतदान होना है। अब बीजेपी विधायक खड़गे पर पलटवार करते हुए बदजुबानी में एक कदम और आगे निकल गए। बीजेपी विधायक ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को विष कन्या बता दिया। बीजेपी विधायक बासन गौड़ा ने कोप्पल में एक जनसभा के दौरान सोनिया गांधी को विष कन्या बताया। बासन गौड़ा ने कहा, पूरी दुनिया ने मोदी को माना। अमेरिका ने एक समय उन्हें वीजा देने से मना कर दिया था। बाद में उन्होंने रेड कारपेट बिछाया और मोदी का स्वागत किया। बासन गौड़ा ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, अब खड़गे पीएम मोदी की तुलना कोबरा सांप से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वे जहर उगलेंगे। लेकिन जिस पार्टी में खड़गे नाच रहे हैं, क्या सोनिया गांधी विष कन्या है? सोनिया ने चीन और पाकिस्तान के साथ उनके एजेंट के रूप में काम किया। बीजेपी मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान की आलोचना करते हुए कांग्रेस पर निशाना साध रही है। उधर विवाद बढ़ते देख खड़गे ने अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा, मैंने बीजेपी की नफरत व द्वेष की राजनीति की चर्चा की। मैंने पीएम मोदी के बारे में यह बात नहीं की। मैं व्यक्तिगत बयान नहीं देता। मेरे कहने का मतलब है कि उनकी विचारधारा सांप की तरह है। अगर आप चाटने की कोशिश करेंगे तो मौत होनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।
मोदी के एक चुटकुले को लेकर कांग्रेस ने उन पर चौतरफा हमला बोला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा तमाम नेताओं ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने पूछा कि आत्महत्या को लेकर कोई भी इंसान इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है। पीएम के एक चुटकुले को लेकर कांग्रेस ने उन पर चौतरफा हमला बोला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा तमाम नेताओं ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने पूछा कि आत्महत्या को लेकर कोई भी इंसान इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर पीएम मोदी पर हमला बोला है। राहुल ने कहा, हजारों परिवार आत्महत्या कारण अपने बच्चों को खोते हैं। प्रधानमंत्री को उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा, अवसाद और आत्महत्या खासकर युवाओं में कोई हंसी का विषय नहीं है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2021 में 1,64,033 भारतीयों ने आत्महत्या की, जिनमें से एक बड़ा प्रतिशत 30 वर्ष के कम आयु के थे। यह एक त्रासदी है, मजाक नहीं। प्रियंका ने आगे कहा कि पीएम और उनके मजाक पर दिल खोलकर हंसने वालों को इस संवेदनशील मुद्दों का उपहास करने के बजाय खुद को बेहतर ढंग से शिक्षित करना चाहिए और जागरूकता पैदा करनी चाहिए। गौरतलब है कि टीवी चैनल के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने एक चुटकुला सुनाया था। मोदी कहते हैं कि एक बार अंग्रेजी प्रोफेसर की बेटी ने आत्महत्या कर ली थी। जब उनके पिता को सुसाइड नोट की पर्ची मिली तो उसे पढ़कर वो नाराज हो गए। दरअसल उसमें स्पेलिंग की गलती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। तो ईपीएफओ पोर्टल पर नहीं देख पा रहे हैं ई पासबुक। तो ईपीएफओ की ओर से मेंबर्स को सोशल मीडिया के माध्यम से सूचित किया गया है कि इस समस्या के समाधान के लिए पूरी टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। कृपया कुछ समय प्रतीक्षा करें, जल्दी समस्या सुलझा ली जाएगी। इन तरीकों से इस्तेमाल से फटाफट बैलेंस चेक कर सकते हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट को अंदर की बात में। कई दिनों से ईपीएफओ सदस्यों को सर्विस डाउन का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते मेंबर अपनी ई पासबुक भी नहीं देख पा रहे हैं। इस संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से समस्या को जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया गया है। बीते करीब एक सप्ताह से ज्यादा समय से इस तरह की परेशानी देखने को मिल रही है, जबकि पासबुक पेज पर क्लिक करने पर स्क्रीन पर एरर आ रहा है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि पोर्टल पर ई पासबुक सेक्शन की सर्विस डाउन होने पर आखिर सदस्य अपने खाते का बैलेंस कैसे चेक करें। तो बता दें कि इसके लिए कई अन्य विकल्प दिए गए हैं, जिनका इस्तेमाल कर आप पासबुक से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहले उमंग ऐप को डाउनलोड करें और अपने अकाउंट में लॉगिन कर ले। इसके बाद सर्च बाद में ईपीएफओ लिखें और सर्च ऑप्शन पर क्लिक करें। अब नए पेज पर सर्विस लिस्ट सेक्शन में जाकर व्यू पासबुक पर क्लिक करें। इसके बाद अपना यूएएस नंबर, ओटीपी दर्ज करें। सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इसके बाद बस मेंबर आईडी का सिलेक्ट करना होगा और ई पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात ये है कि मिस कॉल या एसएमएस के जरिए खाते की जानकारी प्राप्त करने के लिए सुनिश्चित करना होगा कि आपका यूएएन आपके बैंक अकाउंट, आधार और पैन कार्ड के साथ लिंक हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। तो भारत में एक और कोरोना के नए मामलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। नए मामलों की वृद्धि के पीछे कोरोना का वेरिएंट XBB 1.16 माना जा रहा है। आने वाले समय में दुनिया में एक और महामारी आएगी जो कोरोना से भी खतरनाक होगी। क्या है नया वेरिएंट, कितना खतरनाक हो सकता है ये वेरिएंट, क्या वर्तमान स्थिति है, देखते हैं इस रिपोर्ट को अंदर की बात में। भारत में एक नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है जो काफी खतरनाक है। इस नए वेरिएंट का नाम आर्कटूरस है। WHO की कोविड टेक्निकल लीड मारिया बैन केरखोव ने मार्च 2023 के आखिरी में XBB.1.16 वेरिएंट के बारे में कहा था। इस नए वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में एक अतिरिक्त म्यूटेशन है जो संक्रामकता और बीमारी पैदा करने की क्षमता को बढ़ा सकता है। यह अभी तक का सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है। आर्कटूरस कैक्रेन वेरिएंट XBB.1.5 की तुलना में 1.2 गुना अधिक संक्रामक है। इसे अब तक का सबसे संक्रामक रूप माना जा रहा है। आर्कटूरस वेरिएंट ओमिक्रॉन के 600 से अधिक सब वेरिएंट में से एक है। ओमिक्रॉन के 600 से अधिक सब वेरिएंट में से एक आर्कटूरस यानी XBB.1.16 है और इसे अब तक का सबसे
संक्रामक वेरिएंट माना जा रहा है। यह वेरिएंट पहली बार जनवरी में पाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक आर्कटूरस वेरिएंट कैलिफोर्निया, अमेरिका, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, वाशिंगटन, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, वर्जीनिया और टेक्सास सहित अमेरिका समेत 22 देशों में पाया गया है, लेकिन इसके सबसे अधिक मामले इंडिया में पाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,